नमस्कार। आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और ठीक तरह से सिविल सेवा परीक्षा की अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम 24 नवंबर 2021 के द हिंदू समाचार पत्र में प्रकाशित प्रमुख समाचारों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। यह विश्लेषण सिविल सेवा परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी रहने वाला है। क्लास का पूरा लाभ उठाने के लिए अंत तक बने रहें। क्लास को शुरू करते हुए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज की इस क्लास में हम किन किन विषयों को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत अमेरिका व्यापार संबंधों के विषय में। उसके बाद चार धाम सड़क योजना और पर्यावरणीय चिंताएं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और भारतीय प्रतिनिधित्व। उसके बाद वाहन स्क्रैपिंग नीति। तत्पश्चात भारत के रिजर्व तेल भंडारों का प्रयोग और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न और इनके जो उत्तर हो सकते हैं उसकी एक संरचना भी आपको बताई जाएगी। शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक के साथ में। स्टूडेंट्स, यह समाचार पेज संख्या 6 से लिया गया है। इसे हम सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में जोड़ सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि समाचार चर्चा में क्यों है। दरअसल अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई और भारत की तरफ से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने एक द्विपक्षीय बैठक की और इस बैठक में इस बात पर निर्णय किया गया कि अमेरिका और इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम को फिर से शुरू करेंगे। दरअसल ये फोरम पहले से ही कार्य कर रही थी, लेकिन पिछले लगभग 4 सालों से ये निष्क्रिय थी। इसे पुनः शुरू करने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ में मैं आपको ये बात भी याद दिला दूं कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई की एशिया के संदर्भ में यह पहली यात्रा है और उन्होंने यात्रा के लिए भारत को चुना है। यह इस बात के महत्व को भी दिखाता है कि अमेरिका के लिए भारत अभी भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि अटकलें लगाई जा रही थी कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद हो सकता है भारत के साथ जो व्यापारिक संबंध हैं उनमें कुछ बदलाव देखने को मिले। अब यहां पर अगर हम ट्रेड पॉलिसी फोरम को देखें तो ट्रेड पॉलिसी फोरम का जो उद्देश्य है वो ये है कि व्यापार और निवेश के मुद्दों को हल करने के लिए एक मंच को उपलब्ध कराना। निश्चित रूप से दो देशों के बीच अनेक मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं और उसके लिए एक मंच का होना आवश्यक है जहां पर वो बैठ करके इन मुद्दों को सुलझा सकें। अगर हम बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच में इस व्यापार नीति फोरम के संदर्भ में, तो इसके अंदर में 5 फोकस समूह हैं और ये फोकस समूह है कृषि का क्षेत्र है, निवेश है, नवाचार और रचनात्मकता, सेवाएं और टैरिफ तथा गैर टैरिफ बाधाएं। इसमें अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो बौद्धिक संपदा अधिकार अर्थात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इसके अलावा टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं, ये कुछ विषय ज्वलंत विषय रहे हैं भारत अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों के विषय में। इसके पहले अगर मैं इसकी थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तरफ आपको लेकर के चलूं तो जिस समय डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में थे तो उस समय व्यापार के संदर्भ में काफी सारी आशाएं की जा रही थी, लेकिन उनके कार्यकाल के अंतिम चरण के दौरान भारत और अमेरिका के बीच व्यापार के संदर्भ में कई सारी बाधाएं देखने को मिली। अगर हम भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों पर निगाह डालें तो दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2020-21 में 80.5 अरब डॉलर का था और इन्हीं सब के बीच में भारत को अमेरिका से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में लगभग 13.8 अरब डॉलर प्राप्त हुए। अगर हम बाधाओं की बात करें तो मैं अभी आपको बता रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के अंतिम चरण के दौरान आयात शुल्क में वृद्धि हमने देखी। इसके अलावा अमेरिका की सामान्यीकृत प्रणाली जिसके माध्यम से भारतीय निर्यातकों को कई प्रकार के लाभ मिलते थे, इस लाभ देने वाली नीति को वापस ले लिया गया जिससे भारत के निर्यातकों को यहां पर हानि देखने को मिली। इन सब के साथ साथ में भारत की एक मांग रही है कोविड-19 महामारी के संबंध में और इसमें भारत के साथ कई अन्य देश भी शामिल हैं। मांग यह है स्टूडेंट्स कि कोविड-19 महामारी का सामना करने के संदर्भ में
वैक्सीन का निर्माण करने के लिए, उपकरण बनाने के लिए, दवाएं आदि बनाने के लिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार हैं, उसमें विकासशील देशों को एक प्रकार की छूट मिलनी चाहिए। अब डब्ल्यूटीओ के अंदर में अमेरिका इस विषय में क्या रुख करेगा? हाल ही में कुछ मीटिंग्स होनी है डब्ल्यूटीओ की। ये सब वार्ताएं भी भारत और अमेरिका के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों को प्रभावित करेंगी। अवसरों की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका चीन पर से अपनी निर्भरता को घटाना चाहता है व्यापारिक संदर्भों में। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर हम लोग लगातार देख ही रहे हैं। ऐसे में अमेरिका अपने व्यापार को डाइवर्सिफाई अर्थात उसमें विविधीकरण करना चाहता है, अलग अलग देशों को जोड़ना चाहता है। और एशिया में भारत अमेरिका की इन आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता रखता है, क्योंकि हमारे पास एक श्रम की उपलब्धता है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो श्रम उपलब्ध है वो कम कीमतों पर भी उपलब्ध है, जो कि अमेरिका के लिए बेहतर हो सकता है। इन सब के साथ साथ अगर हम भारत की बात करें तो भारत के फार्मा निर्यात में अमेरिका को जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति का 40% हिस्सा शामिल है, अर्थात हमारे फार्मा सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है। इन सब के साथ साथ में अमेरिका के माध्यम से हम नई आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा भी बन सकते हैं, जिससे हमारे उत्पादकों को बहुत लाभ प्राप्त हो सकते हैं, हम अपने निर्यात में वृद्धि कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहां से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले समाचार को। इस समाचार को पेज संख्या 7 से लिया गया है। इसे हम सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 3 के खंड पर्यावरण के साथ में जोड़ सकते हैं। हम इसे आपदा प्रबंधन के साथ में भी जोड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, समाचार है द रोड टू अ हिमालयन ब्लंडर। दरअसल 4 धाम रोड प्रोजेक्ट के संबंध में इस आलेख को लिखा गया है और इसके महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देते हैं। स्टूडेंट्स, इस 4 धाम सड़क परियोजना का उद्घाटन 2016 में किया गया था। लागत की बात करें लगभग 12,000 करोड़ के आसपास, और लगभग 900 किलोमीटर पहाड़ी सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। अब यहाँ पर आप इस बात को ध्यान रखें कि ये परियोजना उत्तराखंड राज्य के अंदर में क्रियान्वित की जाएगी। इसके माध्यम से ये उम्मीद की जा रही है कि इस क्षेत्र के अंदर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जो कि उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होगा। लोगों को रोजगार प्राप्त होंगे, उनकी आय में वृद्धि होगी। ये सब वो लाभ हैं जो बताए जा रहे हैं। इन सब के साथ साथ में जो तीर्थ यात्री हैं वो आसानी से यात्रा पर्यटन पर जा पाएंगे। स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि योजना का उद्घाटन 2016 में आरंभ हुआ। जब इसके ऊपर कार्य वगैरह आरंभ हुआ तभी इन सब के बीच में 2018 में एक एनजीओ ने हिमालय की पारिस्थितिकी के ऊपर में प्रभाव के संदर्भ में न्यायपालिका के सामने इस योजना को एक चुनौती पेश की। इन्हीं सब के परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस विषय की जांच करने के लिए एक समिति का गठन भी किया गया कि यहाँ पर क्या कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, इनको देखा जाए, इनका पता लगाया जाए। इस मामले पर अभी निर्णय आना शेष है। अब अगर हम इस योजना को देखें तो आप यहाँ पर मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ऋषिकेश से रास्ता निकाला गया है। मुख्य रूप से धरासू होते हुए यमुनोत्री की तरफ जा सकते हैं, गंगोत्री की तरफ भी जा सकते हैं, रुद्रप्रयाग होते हुए ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग और फिर यहाँ से केदारनाथ और बद्रीनाथ की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं, इसके अलावा एनजीटी तक अर्थात राष्ट्रीय ग्रीन प्राधिकरण या हरित प्राधिकरण, उनके विशेषज्ञों ने भी ये बातें कही कि उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं ये काफी ज्यादा संवेदनशील हैं, खास तौर पर भूस्खलन के लिए। और अगर यहां पर सड़कों को अधिक चौड़ा बनाया गया तो भूस्खलन की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ सकती हैं। इन सब के साथ साथ में अलकनंदा घाटी में, भागीरथी घाटी में फ्लैश फ्लड का अर्थ स्टूडेंट्स होता है अचानक से आने वाली तीव्र बाढ़ें, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में देखी जाती हैं अक्सर, मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में।
बाकी तो ये घटनाएं घट कहीं भी सकती हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके अलावा चमोली और उत्तरकाशी के क्षेत्रों में भूकंप आदि का आना, इन सब घटनाओं की वजह से उत्तराखंड के पहाड़ों का अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है और यहां पर जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है उनको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ में इस बात को भी कहा गया कि इस परियोजना को लागू करते समय जिन पेड़ों को काटा जाएगा उनके काटने से यहां पर जो भूमि है वो अस्थिर हो सकती है और इन सब वजहों से भी पहाड़ अस्थिर होकर के भूकंप, भूस्खलन जैसी घटनाओं के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील सिद्ध हो सकते हैं, जिससे यहाँ के निवासियों को भी अनेकों हानियां हो सकती हैं। अब अगर यहाँ पर हम सरकारी एजेंसीज के कार्य करने के तरीके को देखें तो इसके संबंध में भी कुछ विशेषज्ञों ने सवाल खड़े किए हैं। जैसे कि सितंबर 2020 में एक आदेश में कोर्ट ने कहा कि सड़कों की चौड़ाई इस क्षेत्र में 5.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन्हीं सब के बीच में नवंबर 2020 में रक्षा मंत्रालय ने एक अपील दायर की जिसमें उन्होंने कहा कि एक डबल लेन सड़क के लिए जिसमें मुख्य चौड़ाई लगभग 7 से 7.5 मीटर के आसपास हो और कुल निर्माण 8 से 10 मीटर का हो, जिससे कि उनकी सैन्य आवश्यकताएं पूर्ण हो सकें। दरअसल स्टूडेंट्स, रक्षा मंत्रालय का इससे जो संबंध है आप उस पर भी ध्यान दे लीजिए। रक्षा मंत्रालय का यहाँ पर जो प्रयोग है ये इस संदर्भ में है क्योंकि ये क्षेत्र भारत चीन सीमा के नजदीक भी है और ऐसे में जो सैन्य आवश्यकताओं के लिए वाहन आदि हैं वो भी इस क्षेत्र से गुजरते हैं। बॉर्डर के साथ साथ में जो आधारभूत अवसंरचना का विकास है उस पहलू को भी रक्षा मंत्रालय के द्वारा यहां पर जोड़ दिया गया है। शुरुआत में ध्यान रखिए क्या कहा गया था कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब यहां पर रक्षा मंत्रालय भी हमें एक खिलाड़ी के रूप में देखने को मिल रहा है। इन्हीं सब के बीच में 15 दिसंबर को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने 2018 के परिपत्र में संशोधन कर दिया, जहां पर पहले की 5.5 मीटर की चौड़ाई की सीमा को 10 मीटर तक बढ़ा दिया गया। अब यहां पर कुछ विशेषज्ञ ये तर्क देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यहां पर टोल की व्यवस्था करना चाहता है और वो तभी हो सकता है जब यहां पर एक डबल लेन सड़क का निर्माण किया जाए। तो ऐसे में कुछ लोग ये तर्क देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि क्या यहां पर सरकार तीर्थयात्रियों से टोल कलेक्ट करके अपनी आय को बढ़ाने का प्रयास भी कर रही है। खैर, ये एक तर्क है जो कि कुछ लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। इस आलेख को अगर आप स्वयं से भी पढ़ेंगे तो इस विषय को आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर के जो यहाँ पर पर्यावरण के जानकार हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो कुछ भी किया जाए, चाहे वो सांस्कृतिक गतिविधियों के संदर्भ में हो, चाहे वो सामरिक गतिविधियों के संदर्भ में हो, वो इस प्रकार से होना चाहिए कि सतत विकास के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन ठीक से होना चाहिए। एक्सपर्ट्स की जो राय है उसको माना जाना चाहिए, क्योंकि अतीत में हम लोग ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में देख चुके हैं जहां पर पर्यावरण विशेषज्ञों की बात ना मानने की वजह से जनधन की अपार हानि उठानी पड़ी। इसके अलावा कश्मीर के क्षेत्र में, खास तौर पे लद्दाख वाले क्षेत्र में अगर हम चलते हैं तो वहां पर जो आधारभूत अवसंरचना का विकास किया जा रहा है और जो उत्तराखंड के क्षेत्रों में आधारभूत अवसंरचना का विकास किया जा रहा है, इसकी तुलना भी की जाती है। ऐसे में पर्यावरण के जानकार ये कहते हैं कि उत्तराखंड में पहाड़ों की ढाल अधिक है, ये 60 से 70 डिग्री तक है और ये काफी तीव्र ढलान है। इसके साथ साथ अगर हम लद्दाख में चलें तो वहां पर पहाड़ों की ढाल 30 डिग्री के लगभग है, जो कि काफी कम है। इन सबके साथ साथ में उत्तराखंड में घाटियां कम चौड़ी हैं और ऐसे में अगर सड़कें और अधिक चौड़ी की जाएंगी तो यहाँ के पहाड़ अस्थिर हो सकते हैं। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए जो विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि हिमालय चूंकि
काफी युवा वलित पर्वत है और इसमें अभी भी कई सारी भूगर्भीय घटनाएं लगातार घट रही हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मानव इंजीनियरिंग की संभावना काफी सीमित है और जो भी कदम हमें उठाने चाहिए वो पर्यावरण, यहाँ के निवासी, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ही उठाए जाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला समाचार है वांटेड एन इंडियन चार्ल्स वर्थ। इस समाचार को पेज संख्या 7 से लिया गया है। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 2। अंतरराष्ट्रीय संबंध के साथ में इसको हम जोड़ सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंदर में एक उपखंड होता है अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, उसके साथ इसको हम विशेष रूप से जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर चार्ल्स वर्थ कौन है? दरअसल ये एक महिला है जिन्हें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा नामित किया गया है और ये अंतरराष्ट्रीय कानूनों के संदर्भ में एक विशेषज्ञ के रूप में ख्याति प्राप्त है। भारत के संदर्भ में कुछ सबक यहाँ पर छिपे हुए हैं। क्या विषय है आइए देखते हैं जरा। दरअसल हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग दैट इज ILC के लिए भारत के उम्मीदवार बिमल पटेल का चुनाव किया गया है और बिमल पटेल सर कानून के एक प्रोफेसर के रूप में ख्याति प्राप्त है और खास तौर पर अंतरराष्ट्रीय कानूनों में इनकी विशेषज्ञता है। और भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि एकेडमिक्स के क्षेत्र से किसी इतने अधिक ख्याति प्राप्त व्यक्ति को किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था के अंदर में नामित किया गया है। अब तक की परंपरा क्या रही है? अब तक की परंपरा के अनुसार सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को ही अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मनोनीत किया जाता रहा है। अगर हम उदाहरण के रूप में दलवीर भंडारी जी को देखें, नगेन सिंह जी को देखें, BN राव जी को देखें, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, निश्चित रूप से ये सभी लोग भारत के अंदर में कानून के क्षेत्र में विशेष ख्याति रखते रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय कानूनों के विषय में, तब ऐसे में इनकी योग्यता पर एक प्रश्न चिन्ह देखने को मिलता है। अब यहाँ पर विशेषज्ञ सवाल ये उठाते रहे हैं कि जिस व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय कानूनों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है या उनकी योग्यता अभी सिद्ध नहीं हो पाई है, तो फिर वे भारत के हितों की रक्षा कैसे करेंगे? ऐसे में लेखक उदाहरण भी देते हैं ऑस्ट्रेलिया का, जिनका परिचय मैं पहले ही दे चुका हूं, हिलेरी चार्ल्स वर्थ जी का, और ये अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रोफेसर हैं और अंतरराष्ट्रीय कानून में नारीवादी दृष्टिकोण पर उनके विचारों के लिए विश्व स्तर पर जानी जाती हैं। इसमें हम एक उदाहरण ब्रिटेन का भी ले सकते हैं, जो कि इन महत्वपूर्ण संस्थाओं के अंदर में अक्सर अपने क्षेत्र के विद्वानों को भेजे जाने के लिए जाना जाता है। लेकिन हमारे देश की जो परंपरा रही है उसमें बदलाव रहे हैं, वो एक अलग परिपाटी पर चल रही थी, जिसको मैंने अभी आपको पहले ही दिखाया। अब यहां पर एक जो अगला विषय है जो भविष्य की राह हो सकती है, विषय यहां पर यह है कि ऐसे जो अंतरराष्ट्रीय पद हैं, इन संस्थाओं के अंदर में जो भारत का प्रतिनिधित्व है, इन पर जिन लोगों को मनोनीत किया जाता है या इनके लिए लोगों का जो चयन किया जाता है, वो प्रक्रिया अस्पष्ट है। इसमें सुझाव ये दिए जा सकते हैं कि इस चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए ताकि पक्षपात और भाई भतीजावाद की अटकलों पर विराम लग सके। इसके अलावा जिस व्यक्ति को यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया है, उस पर दबाव भी घटेगा, क्योंकि वो एक पारदर्शी प्रक्रिया से गुजर करके वहां तक पहुंचा है। इसके लिए मेधावी उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिए एक स्वतंत्र खोज सह चयन समिति की स्थापना की जा सकती है। इसके साथ साथ में इस विषय पर भी स्टूडेंट्स ध्यान रखने वाली बात है। दरअसल भारत अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में जब प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो हमें काफी अधिक कूटनीतिक प्रयास करने पड़ते हैं। अब ऐसे में अगर हम मेधावी लोगों को वहां पर नहीं भेजेंगे जो कि अपने विषय के अच्छे विद्वान हैं, भारत का ठीक तरीके से प्रतिनिधित्व कर पाए,
तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राष्ट्रीय हितों के साथ में एक समझौता होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो निश्चित रूप से यहां पर मेधावी लोगों को अपने विषय के विशेषज्ञों को ही मौका मिलना चाहिए जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर सकें। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला समाचार पेज संख्या 8 से लिया गया है। इसे हम GS2 गवर्नेंस के साथ में जोड़ सकते हैं। नितिन गडकरी जी ने कहा है, मोर कंसेशंस फॉर व्हीकल स्क्रैपिंग लाइकली, सेल्स विल गो अप बाय 12 to 13%। गडकरी। दरअसल इसको समझने के लिए आप पहले वाहन स्क्रैपिंग नीति 2021 के कुछ विषयों पर ध्यान दीजिए। भारत सरकार के द्वारा इस नीति को लाया गया और 15 वर्ष से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहन और 20 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहनों को एक फिटनेस टेस्ट पास करना पड़ेगा। दरअसल ये एक टेक्निकल लाइफ है इन वाहनों की जो कि विशेषज्ञों के द्वारा तय की गई है, 15 वर्ष और 20 वर्ष। अब अगर ये वाहन फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो फिर इन वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा। अब स्क्रैप करने से एक सबसे प्रत्यक्ष रूप से जो लाभ होगा वो लाभ होगा प्रदूषण में गिरावट आएगी, क्योंकि समय के साथ साथ में इन वाहनों के अंदर में जो इंजन होते हैं उनमें ईंधन का दहन ठीक से नहीं हो पाता है। अपूर्ण दहन के कारण पर्यावरण के अंदर में कार्बन कण लगातार बढ़ते जाते हैं, अन्य प्रकार के प्रदूषक बढ़ते जाते हैं, जिससे कि हवा अत्यधिक विषैली होती हुई चली जाती है। इन सब के साथ साथ में इन वाहनों को स्क्रैप करने के लिए स्क्रैप यार्ड बनाने पड़ेंगे जहां पर कई लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसके साथ साथ में नए फिटनेस सेंटर भी स्थापित करने पड़ेंगे, वहां पर भी लोगों को रोजगार मिल सकता है। फिर जब नए वाहन खरीदे जाएंगे तो ऐसे में जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं जो कि नए नए वाहन बनाती हैं वहां पर भी लोगों को रोजगार मिल सकते हैं। अब जब नए वाहनों की बिक्री होगी तो इसके माध्यम से जो राज्य हैं उनके राजस्व में भी सुधार आएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में गडकरी जी कह रहे थे कि गाड़ियों की बिक्री में 12 से 13% का इजाफा हो सकता है कि अगर सरकार ऐसे लोगों को अधिक मदद करे जिनके वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा। तो इसी संदर्भ में इंसेंटिव्स की बात यहां पर की जा रही है। राजस्व वाला विषय आपको समझ में आ गया होगा। इन सब के साथ साथ में जो नए वाहन आदि बनाए जाएंगे, अगर इसके अंदर में स्क्रैप सामग्री के प्रयोग को हम लोग बढ़ावा देंगे, एक चक्रीय अर्थव्यवस्था के प्रयोग को बढ़ावा देंगे, तो निश्चित रूप से वाहनों की कीमत में भी गिरावट आएगी। और सरकार अगर ऐसे लोगों को अधिक मदद भी करेगी तो इन सब की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर में और भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर में भी हम एक तेजी को देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला समाचार पेज संख्या 12 से लिया गया है। GS3 अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के साथ में इसको हम जोड़ सकते हैं। इंडिया टू रिलीज 5 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल फ्रॉम रिजर्व्स टू कूल प्राइसेस। दरअसल इस समाचार को समझने के लिए आप कुछ घटनाक्रमों पर ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स, कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में जब ऊर्जा की मांग एकदम से घटी तो ऐसे देश जो कि कच्चे तेल के उत्पादन पर निर्भर थे, उनकी पूरी अर्थव्यवस्था इस पर निर्भर थी, तो उन्होंने धीरे धीरे कच्चे तेल के उत्पादन को घटाना शुरू किया। इसके बाद जब कई सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं फिर से पटरी पर लौटना शुरू करने लगी, कोविड-19 के मामलों में गिरावट आनी शुरू हुई। अगर हम प्रमुख रूप से बात करें अमेरिका की, चीन की, भारत की, जापान की, दक्षिण कोरिया की, तो यहां पर ऊर्जा की खपत धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई। लेकिन ओपेक देश और ओपेक प्लस देश जो कि तेल का सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं, लगभग 50% से अधिक पूरे विश्व के अंदर में कच्चे तेल का जो उत्पादन है वो ओपेक प्लस देशों के द्वारा देखने को मिलता है। अब इन देशों ने अपने घाटे की भरपाई करने के लिए जानबूझ करके तेल के उत्पादन को तेजी से नहीं बढ़ाया।
इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर में तेल के दाम, चाहे पेट्रोल हो, डीजल आदि हो, इन सब के दाम बढ़ने शुरू हुए। भारत ने भी इसका अनुभव किया। इसकी वजह से खाद्य उत्पादों में, अन्य क्षेत्रों में महंगाई भी बढ़ती हुई देखने को मिली। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती का कदम भी कुछ समय पहले उठाया था, जिससे पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन इससे बहुत अधिक राहत नहीं मिली। ऐसे में अमेरिका, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ में मिल करके भारत ने इस कदम को आगे बढ़ाया कि जो हमारे पास रिजर्व तेल भंडार है, हम उसका प्रयोग करेंगे। और भारत ने 5 मिलियन बैरल के प्रयोग को अनुमति दे दी। इसे मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, इसके साथ साथ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड के माध्यम से बेचा जाएगा, जो कि पाइपलाइनों के द्वारा रणनीतिक भंडारों से जुड़े हुए हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, भारत के पास 3 प्रमुख रणनीतिक तेल भंडार हैं। ये एक पाडुर और मंगलुरु का क्षेत्र है कर्नाटक के अंदर में, और ये विशाखापट्टनम का क्षेत्र है। इसके अलावा उड़ीसा के अंदर में इस क्षेत्र के निर्माण पर कार्य चल रहा है। अगर मैं रणनीतिक तेल भंडारों के विषय में आपको बताऊं तो स्टूडेंट्स, नाम से ही एक हद तक स्पष्ट है कि रणनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, खास तौर पर युद्ध आदि जैसे आपातकालीन स्थितियों के अंदर में अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत ने इन जगहों पर तेल का भंडार किया हुआ है। लेकिन अभी हमारे सामने ऐसे हालात बन पड़े हैं कि हम पहली बार यहां पर जो हमने तेल स्टोर किया हुआ है, इसका हम प्रयोग करने जा रहे हैं। अगर हम इन स्थानों की क्षमता की बात करें तो यहां पर लगभग 38 मिलियन बैरल कच्चा तेल हम भंडारित करके रखते हैं। और मैंने अभी आपको शुरुआत में ही इस विषय के बारे में बताया था कि अप्रैल से कटौती शुरू हुई थी, लेकिन बाद में भारत और अन्य देश ओपेक प्लस देशों से लगातार ये आग्रह कर रहे थे कि वे कच्चे तेल के उत्पादन को तेजी से बढ़ाना शुरू करें। भारत इस बात का हमेशा से पक्षधर रहा है कि कच्चे तेल की कीमतें मांग और आपूर्ति के द्वारा निर्धारित होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार के कृत्रिम बदलाव नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि भारत अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं में, अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो इसके लिए बड़ी हद तक आयात पर निर्भर करता है। और निश्चित रूप से अगर हम महंगा तेल खरीदेंगे तो इससे हमारे देश के अंदर में जो वित्तीय घाटा है वो भी बढ़ेगा। इन्हीं सब विषयों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस कदम को उठाने का निश्चय किया। आगे बढ़ते हैं यहां से स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों के विकास को बाधित करने वाले मुद्दों पर चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। संरचना को अगर हम देखें, सबसे पहले आप भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों का परिचय देंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद में ट्रेड पॉलिसी फोरम का महत्व आप बताएंगे, जिसको पुनः शुरू किया जा रहा है। अब यहां पर भारत और अमेरिका के बीच जो चुनौतीपूर्ण विषय हैं, जिनके बारे में मैं अभी आपको बता करके आया हूं, WTO के अंदर में मुख्य रूप से जो IPR का विषय है, कोविड-19 महामारी और कुछ अन्य विषयों को भी देख लेंगे यहां पर। इसके साथ साथ में जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, दैट इज GSP, ये महत्वपूर्ण विषय होंगे। इन सब के साथ साथ यहाँ पर भारत और अमेरिका के लिए कौन कौन से अवसर छिपे हुए हैं, इनकी चर्चा भी मैंने आपसे की थी। इनको जोड़ करके आप इस उत्तर का मुख्य भाग लिखेंगे। निष्कर्ष रूप में निश्चित रूप से व्यापार के लिए एक समावेशी वातावरण बनाने की आवश्यकता है। संरक्षणवादी नीतियां किसी देश का भला नहीं करती हैं। नीतिगत विषयों पर अगर एक रूपता रहेगी तो निश्चित रूप से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका एक दूसरे के लिए बेहतरीन सहयोगी सिद्ध हो सकते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हमारी आवश्यकता के साथ पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने के लिए एक उपकरण के रूप में पर्यावरण प्रभाव आकलन के महत्व पर चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। उत्तर की संरचना अगर हम देखें
तो सबसे पहले आप बुनियादी ढांचे की जरूरत पर प्रकाश डालेंगे। इसके बाद हालिया संदर्भ के साथ में अगर आप इसको जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से परीक्षक के ऊपर में अच्छा असर पड़ता है। वो ये समझता है कि जो कैंडिडेट है वो हालिया संदर्भों को भी देख रहा है और इसके साथ में जोड़ करके इस प्रश्न को लिखा है। तो 4 धाम रोड प्रोजेक्ट के साथ में इसको आप जोड़ें। फिर भारत एक विकासशील देश है और विकासशील देश के रूप में हमारी अपनी अलग जरूरतें हैं निश्चित रूप से, और ये जरूरतें विकसित देशों से काफी अलग हैं। हमारी सामरिक जरूरतें भी हैं, और हालिया दिनों में जब हम पाकिस्तान और चीन के साथ तनावपूर्ण हालातों से गुजर रहे हैं। अंत में पर्यावरण प्रभाव के आकलन के साथ में भी इसको जोड़ेंगे कि हमें अपनी आवश्यकताएं तो पूर्ण करनी ही हैं, लेकिन आवश्यकताओं को पूर्ण करते करते प्रकृति के साथ में भी संतुलन को स्थापित करना ही होगा। निष्कर्ष रूप में आप इस बात को इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि हाल फिलहाल में हम लोगों ने इस बात को देखा है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने के संदर्भ में जो शमन आदि के उपाय किए जा रहे हैं, ये प्रभाव इतने कम हैं कि इनकी तुलना में जलवायु परिवर्तन की रफ्तार काफी अधिक है। तो हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि मानव के जीवन के लिए पृथ्वी कितनी महत्वपूर्ण है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से लोगों को बचाना वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमें अपनी प्राथमिकताएं भी तय करने की आवश्यकता रहेगी। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आज की ये क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। उपयोगी जानकारियां अन्य लोगों के साथ भी साझा करनी चाहिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंचते रहेंगे। इस पूरी क्लास में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया।